दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो ओएफएस लाया उसको हाथों हाथ नहीं लिया। यानी वो पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ। जो प्राइस थी वो उनको पसंद नहीं आई और इसका नतीजा ये रहा कि जो प्राइस से ओएफएस दिया गया उससे भी स्टॉक नीचे आ गया। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इस समय जो लाया गया ओएफएस था वो समय सही नहीं था। थोड़ा वेट करना था सरकार को, गलत समय पे ओएफएस लाया। लेकिन जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईआरएफसी डिविडेंड देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। तो डिविडेंड की क्या संभावना है? इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने यहाँ पे फंड रेज किया है और कंपनी ने एमओयू साइन किया। तो काफ़ी सारी अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी जो एक बहुत शानदार कंपनी है और जिसका बिज़नेस डाइवर्सिफाई हो चुका है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। क्या आने वाले समय में बेहतर करेगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करूं, 103 पर क्लोजिंग थी जहां पे 1.30% की गिरावट देखने को। तो यहाँ पे आप देखो कि शुरुआत 104 पर हुई थी, इंट्राडे में 105 तक पहुंचा भी। लेकिन फिर जैसे पता चला कि ये ओवर सब्सक्राइबर नहीं हुआ, बड़े फंड हाउस ने इसमें उतना पॉजिटिव रुझान नहीं दिखाया। 2% की बिकवाली रखी थी स्टेक और सरकार चाहती थी कि इसमें प्लस 2% और ग्रीन शू के माध्यम से बिकवाली करे। लेकिन अब उस फैसले को बदल दिया है क्योंकि ये 2% भी जो बिकवाली थी उसको भी रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये 102 पर आ गया स्टॉक नीचे और इसका फ्रेश 102 रुपये 50 रुपये का नया लो बन गया। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग होगी 9 मार्च 2026 को और इसका मकसद है कंपनी अपना सेकंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और इसके लिए आप देखो कि 13 मार्च 2025 है वो यहाँ पे सेकंड डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी गई है। तो ये आप देखिए डिविडेंड अब मिलने वाला है फिर से। तो डेट आपको ध्यान रखनी है कि 9 मार्च 2026 कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और इस बोर्ड मीटिंग में सेकंड इंटरिम डिविडेंड प्राप्त होगा 2025-26 के लिए। तो ये प्रपोजल रखा जाएगा शेयर होल्डर के लिए और इनके लिए रिकॉर्ड डेट 13 मार्च 2026 है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जिनके शेयर 13 मार्च 2026 को डीमैट अकाउंट में होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। तो इस समय शेयर जो काफ़ी करेक्ट हो चुका है, एक फेयर वैल्यू पे आ चुका है। 229 का स्टॉक इस समय 102-103 के आसपास है। काफ़ी अच्छी वैल्यू है। यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो 13 मार्च को आपको रिकॉर्ड डेट का जो मौका मिलेगा तो उसमें आपको डिविडेंड भी प्राप्त होगा। काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी दी, अभी तक 8 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी 25-26 रुपीज़ के शेयर में 8 रुपये का डिविडेंड पिछले 2-3 साल में मिल चुका है। तो यहाँ पे देखो कि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि ये एक अच्छा मौका है और यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को भी क्लोज किया जाएगा क्योंकि अब डिविडेंड दे रहे हैं। तो 27 फरवरी 2026 से ट्रेडिंग विंडो यानी कल से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो अब ये देखो कि ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब इसका जो बोर्ड मीटिंग हो जाएगी उसके 48 घंटे के बाद होगी। तब तक कंपनी से संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉय या उनके रिलेटिव, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। यहाँ पे प्रमोटर कोई नहीं है, ये राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट। आप देखिए ये कंपनी है जिसमें प्रमोटर के तौर पे हमारे राष्ट्रपति जी है महामहिम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी संभावना बन चुकी है, डिविडेंड का मौका आ चुका है। तो यहाँ पे कि टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है जिसमें आप देखिए जो शेयर होल्डर है उनको जो डिविडेंड के ऊपर इनकम टैक्स पेबल होता है तो उसको भी आप देखिए आपका जो भी टैक्स डिडक्ट करने के लिए जो आप टीडीएस है वो आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी जानकारी भी दी गई। तो ये देख सकते हो कि 26 फरवरी को यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल पोर्शन के लिए खुला था और ये देख सकते हो कि इसके पहले यहाँ पे जो ओएफएस जो था लाया गया था बड़े इन्वेस्टर के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, जिसको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला है। तो ये देखो कि बुधवार को ही 25 फरवरी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए खुल गया था ये ओएफएस, लेकिन वो फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ। कोई खास उतना रेस्पॉन्स नहीं दिया बड़े फंड हाउस ने। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि करीब 22.34 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई गई है, बड़े फंड हाउस की तरफ से बिड लगाई है। तो 94.98% पोर्शन ही यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ क्योंकि टोटल 23.52 करोड़ शेयर यहाँ पे सरकार ने लाए थे ओएफएस के लिए
और इसके अलावा सरकार ओएफएस में 2% की ग्रीन शू के माध्यम से और होल्डिंग बेचने की तैयारी में थी। लेकिन अब सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जो 2% की होल्डिंग के लिए जो सब्सक्राइब के लिए ओएफएस खुला था वो भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, वो बाकी रह गया ये पोर्शन। इसी वजह से अब सरकार ने अब सिर्फ 2% हिस्सेदारी बेचने का ही फैसला कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि बिड के लिए जो 104 रुपये प्राइस रखी गई थी, 2326 करोड़ रुपीज़ की टोटल बिड थी यहाँ पे ओएफएस की। तो गवर्नमेंट फिलहाल अब देखें ओएफएस सिर्फ 2% का ही फाइनल किया है। इसके आगे जो 2% की एक्स्ट्रा स्टेक है एडिशनल बेचने वाले, अब वो नहीं बेचेंगे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो समय गलत चुना, इस समय बाजार भी दबाव के था, शेयर भी नीचे था, रेस्पॉन्स नहीं मिला सही, क्योंकि जिस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ, स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था, ऐसे में कोई भी इंटरेस्ट कैसे लेगा। तो सरकार ने समय गलत चुना, जिसकी वजह से इसको रेस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं मिला, जबकि कंपनी का कामकाज अच्छा है और शेयर काफ़ी नीचे है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया, इन्होंने फंड रेज के लिए ऐलान किया, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई। तो आईआरएफसी ने कहा है कि उन्होंने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। ये करीब $400 मिलियन का लोन ले रहे, ये जापानीज येन में वो लोन ले रहे। देखिए कि ये बोरोइंग जो होगा ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ईसीबी रूट के माध्यम से होगा। और ये 5 ईयर का लोन है जो अनसिक्योर्ड लोन के तौर पे टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट के माध्यम से ये लोन इन्होंने लिया। तो कंपनी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करना है, इसके लिए इन्होंने ग्लोबल मार्केट से लोन उठाया है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से एक जो बड़ी जानकारी और दी गई है, इन्होंने एक पार्टनरशिप किया है देखो कि बैंकिंग कंसोर्टियम के माध्यम से, जो गिफ्ट सिटी ब्रांच के लिए सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ मिलके। तो यहाँ पे एमयूएफजी बैंक के साथ में इन्होंने गिफ्ट सिटी के लिए एक पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पे फंडेज कंपनी कर रही है अपने बिजनेस के लिए, लगातार फैसले किए जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बात है जो साबित कर रही है कि आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर करेगा। तो देख सकते हो कि बड़े बड़े जो फॉरेन बैंक है वो इस समय जुड़ रहे हैं, पार्टनरशिप कर रही है आईआरएफसी के साथ। तो आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से बेहतर करेगा। एक लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी देखो तो कंपनी ने यहाँ पे करीब $300 मिलियन का जापानीज येन में यहाँ पे इन्होंने फंड रेज किया था। तो लगातार कंपनी फंड रेज कर रही है अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, और कंपनी अग्रसर है आने वाले समय महारत्न बनने के लिए। नवरत्न का दर्जा मिल चुका है ऑलरेडी। तो आईआरएफसी का 2.0 रोड मैप तैयार हो चुका है। अब कंपनी आने वाले समय अपने ट्रेडिशनल सिंगल क्लाइंट बिजनेस के साथ में अब आगे मल्टी क्लाइंट मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है, और रेलवे इकोसिस्टम में हर तरह की फाइनेंस प्रोवाइड करने की तैयारी कर रही है। और इसके अलावा भी पोर्ट वगैरह में भी कंपनी अब फोन प्रोवाइड कर रही है। तो बिजनेस बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे में अभी डिविडेंड का मौका भी है, तो ये नीचे प्राइस भी काफ़ी अच्छी है, तो दाव लगाने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।